हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। तो आज हम बात करने वाले हैं जेंसोल के बारे में। जेंसोल में आज लोअर सर्किट देखने को मिला है 20% का। तो ये लोअर सर्किट क्यों लगा है, मे भी आप सभी को पता चल गया होगा कि जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है केयर, उसने डी का रेटिंग दिया है। तो ये डी के रेटिंग की वजह से आज इतना बड़ा लोअर सर्किट देखने को मिला। हालांकि आज मार्केट में एक अच्छा खासा मतलब काफ़ी सारे शेयर ग्रीन में क्लोज होते हुए दिखाई दिए, बट ये शेयर में 20% का लोअर सर्किट लगा एक रेटिंग की वजह से। तो ये रेटिंग का शेयर पे कैसे इम्पैक्ट पड़ता है, रेटिंग का क्या इम्पोर्टेंस है, ये सब ये वीडियो में आपको जानने को मिलेगा। एंड ये वीडियो के एंड होते होते आपको ये समझ में आएगा कि ये रेटिंग के वजह से शेयर्स में इतना बड़ा फॉल क्यों आता है। और ये बात है कि आपको आगे से मतलब इन फ्यूचर आपको ऐसे कौन से पॉइंट है जो आपको ध्यान में रखना है इन्वेस्टमेंट करते वक्त, ताकि ये आज जो जेंसोल में हुआ है ये फिर से कभी भी आपके साथ ना हुए। ठीक है, तो दोस्तों आपको मतलब मैं एक होप करता हूँ कि आप ये वीडियो पूरा देखें ताकि आपको सारी चीज़ें एकदम डिटेल में समझ में आए। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। देखो दोस्तों, आज जेंसोल में 20% का लोअर सर्किट देखने को मिला है। तो लोअर सर्किट देखने को मिला है बिकॉज की एक रेटिंग एजेंसी है केयर रेटिंग एजेंसी, तो इन्होंने डी का रेटिंग दिया है, जेंसोल को डी का रेटिंग दिया है, जिसके वजह से लोअर सर्किट लगा है, जिसके वजह से इतनी बड़ी पैनिक सेलिंग हमें देखने को मिली है। अब देखो दोस्तों, याद से पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि ये रेटिंग क्या होता है। ठीक है, ये क्रेडिट रेटिंग एजेंसी एक्चुअली काफ़ी सारे हैं इंडिया में। केयर का है, क्राइसिल का है, और भी 4-5 मतलब बहुत सारे हैं। अगर आप गूगल करोगे तो आपको पूरी लिस्ट मिल जाएगी। बट ये केयर रेटिंग एजेंसी करती क्या है, मैं पहले आपको वो समझाता हूँ। देखो दोस्तों, जब भी हम कोई चीज़ लोन पे लेते हैं, ईएमआई पे लेते हैं, या फिर बैंक में अगर हम लोन लेने जाते हैं, तो सबसे पहला अपना सिबिल स्कोर चेक किया जाता है, अपना क्रेडिट स्कोर क्या है वो चेक किया जाता है। तो सेम कंसेप्ट है कंपनीज़ के लिए। कंपनीज़ के लिए क्या चेक किया जाता है, ये रेटिंग जो होता है, अलग अलग क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज कंपनीज़ को रेटिंग देती है। तो ये रेटिंग यही कंसेप्ट है, मतलब जो हमारे इंडिविजुअल अपने खुद के बारे में अगर हम सिबिल चेक करते हैं, तो बैंक्स अगर किसी कंपनी को लोन देना होगा तो उसका क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ने क्या रेटिंग दिया है वो चेक किया जाता है। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। अभी जेंसोल ने क्रेडिट सॉरी केयर क्रेडिट एजेंसी ने जेंसोल को डी का रेटिंग दिया है। ठीक है, अभी ये डी का रेटिंग का मतलब क्या है, तो ये पहले हम समझते हैं। तो देखो दोस्तों, पहले तो आपको ये समझना होगा कि रेटिंग्स कितने टाइप्स के होते हैं। तो यहाँ पे आप पूरा डिटेल में ही मैंने समझाया, सिम्बॉल्स है एंड रेटिंग का ये क्या मतलब है, ये सब इधर है। तो पहले हम वो चेक करते हैं। ठीक है, अब ये केयर का मतलब यही है कि ये केयर रेटिंग एजेंसी है, इसलिए उसने खुद का नाम पहले रखा है। बट एक्चुअली ये है कि पहला है ट्रिपल ए। तो ट्रिपल ए का क्या मतलब होता है, सिक्योरिटीज़ विद दिस रेटिंग आर कंसिडर टू हैव हाईएस्ट डिग्री ऑफ सेफ्टी। ठीक है, अगर किसी कंपनी का ट्रिपल ए का रेटिंग होगा तो उसमें हाईएस्ट डिग्री ऑफ सेफ्टी है लोन के बारे में। ठीक है, रिगार्डिंग टाइमली सर्विसिंग ऑफ फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस, सच सिक्योरिटीज़ कैरी लोवेस्ट क्रेडिट रिस्क। अब आप एक बात चेक करिए, जैसे जैसे ये सिंबल चेंज होते रहते हैं वैसे वैसे वर्डिंग्स चेंज होती रहती है। ठीक है, जैसे कि डबल ए में आप देखोगे यहाँ पे हाईएस्ट डिग्री ऑफ सेफ्टी था, डबल ए में आ गया हाई डिग्री ऑफ सेफ्टी। ठीक है, कैरी वेरी लो क्रेडिट रिस्क, यहाँ पे था कैरी लोवेस्ट क्रेडिट रिस्क, यहाँ पे है वेरी लो क्रेडिट रिस्क। फिर आता है ए का रेटिंग, ए में क्या है, अब यहाँ पे देखो अडेक्वेट डिग्री ऑफ सेफ्टी आ गया है एंड कैरी लो क्रेडिट रिस्क। फिर आता है ट्रिपल बी, यहाँ पे है मॉडरेट डिग्री ऑफ सेफ्टी, कैरीज मॉडरेट क्रेडिट रिस्क। फिर आता है डबल बी, यहाँ पे है मॉडरेट रिस्क ऑफ डिफ़ॉल्ट एंड सर्विसिंग ऑफ फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस। ठीक है, फिर आता है बी का, यहाँ पे है हाई रिस्क ऑफ डिफ़ॉल्ट। फिर आता है सी, वेरी हाई रिस्क ऑफ डिफ़ॉल्ट। फिर लास्टली आता है डी, यहाँ पे द कंपनी इज एक्सपेक्टेड टू बी इन डिफ़ॉल्ट सुन। सो अब आपको ये मतलब समझ में आया होगा कि डी जो कंपनी अभी केयर ने क्या हुआ है, जेंसोल को डी का रेटिंग दिया है। तो डी का मतलब क्या है, सिक्योरिटीज विथ दिस रेटिंग आर इन डिफ़ॉल्ट और आर एक्सपेक्टेड टू बी इन डिफ़ॉल्ट वेरी सुन। ठीक है, तो अभी केयर का ऐसा एक्सपेक्टेशन है कि जेंसोल अभी डिफ़ॉल्ट करने वाला है। ठीक है, अब
उससे पहले हम ये देखते हैं। तो पहले तो बात दोस्तों, आपको आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा कि क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज का क्या काम क्या होता है और ये रेटिंग का मतलब क्या होता है। ठीक है, अब देखो दोस्तों, आपको एक बात समझना होगा कि डिफ़ॉल्ट अगर कोई कंपनी कर रही है तो ये काफ़ी एक बिग न्यूज़ बन जाती है। ठीक है, अब एक और आपको बात देखनी है दोस्तों। देखो, इसका कंपनी का मार्केट कैप देखिए आप, 1500 करोड़ का मोटा मोटी आप बोल सकते हो मार्केट कैप है। ठीक है, और अगर आप लोन के बारे में देखोगे तो बैलेंस शीट में आपको लोन दिखाई देगा, बोरोविंग्स। तो बोरोविंग्स इससे पहले अभी का ही लेटेस्ट का ही पकड़ लेते। सो ऑलमोस्ट 1372 करोड़ का बोरोविंग्स है। अभी देखो दोस्तों, कभी भी अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना होगा तो सबसे पहले डेट टू इक्विटी रेशियो चेक करना होता है। डेट टू इक्विटी रेशियो 1:1 का, एटलीस्ट 1:1 का मिनिमम होना चाहिए। अगर 1:1 के ऊपर अगर चला गया तो वो जैसे जैसे ऊपर जाता है वैसे वैसे हाई डिग्री ऑफ रिस्क उसको बोला जाता है। ठीक है, अभी आप देखो, मैं आपको समझाता हूँ। ये देखो, इक्विटी कैपिटल एंड रिजर्व, ये दोनों को अगर आप मिलाओगे तो ये होता है अपना इक्विटी फंड। ठीक है, और इक्विटी फंड के कंपैरिजन में ये होता है बोरोविंग्स। ठीक है, तो मिनिमम क्या, जो डेट टू इक्विटी रेशियो है उसका मिनिमम रेशियो है 1:1। मतलब जो आपका बोरोइंग्स है वो एटलीस्ट मिनिमम ये दोनों का जितना भी टोटल होता है उतना मिनिमम चाहिए। ठीक है, अगर उससे ऊपर जाता है तो वो जैसे जैसे ऊपर जाता है वैसे वैसे हाई रिस्क मतलब रिस्क बढ़ता जाता है। ठीक है, डिफ़ॉल्ट होने के चांसेस बढ़ने लगते हैं। तो अभी इसका प्रॉब्लम यही हुआ है दोस्तों। देखो, आप 1372 करोड़ का बोरोइंग्स हो चुका है, एंड आप अगर इसको टोटल करोगे तो ऑलमोस्ट आप पकड़ के चलो कि 600 करोड़। ठीक है, सो मोर देन, मतलब 2 से भी ज़्यादा, एक्चुअली 1 का रेशियो रहता है बट यहाँ पे तो 2 से भी ज़्यादा, मतलब डबल हो गया है। इक्विटी फंड से भी डबल का डेट है। ठीक है, बोरोइंग्स डबल से है। अब इसका इम्पैक्ट क्या होता है दोस्तों, आप ये बात अभी समझो। सबसे पहले तो हमें अगर आपको ज़्यादा इंटरेस्ट देने को अगर होता है, ज़्यादा इंटरेस्ट अगर आप देते हो तो आपको कैश फ्लो में भी आपके इम्पैक्ट पड़ता है। बट सबसे इम्पोर्टेंट जो होता है वो होता है, इम्पैक्ट पड़ता है आपके रिजल्ट्स पे। ठीक है, आप रिजल्ट्स चेक करो। ऑपरेटिंग प्रॉफिट आपका आया है ये क्वार्टर का 69 करोड़ का। ठीक है, 69 करोड़ में से आपको ये क्वार्टर में तो आपने 47 करोड़ का इंटरेस्ट पे किया है। अब आप एक चेक करो, 69 करोड़ का आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, फिर आपका ये दो तो आपका फिक्स एक्सपेंसेस है। ठीक है, 47 एंड 7 मतलब आपका हो गया 54 करोड़ का तो फिक्स एक्सपेंसेस हो गया। ठीक है, उसके बाद बचता है आपके पास 16 करोड़ का नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। फिर यहाँ पे तो माइनस आ गया है इसलिए आपको ये प्रॉफिट दिख रहा है। ठीक है, अगर टैक्सेस होते तो ये शायद नेगेटिव में भी चला जा सकता था। तो ये आपको सोचना है। अभी देखो, डिफ़ॉल्ट का मतलब क्या होता है दोस्तों, अगर कंपनी डिफ़ॉल्ट करती है तो कंपनी के ऊपर केसेस भी हो सकते हैं। आप समझ के चलिए, मतलब मैटर काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकता है। ठीक है, और अगर कंपनी टाइमली पेमेंट अगर नहीं करती तो एक साथ ज़्यादा पेमेंट करती है तो आप समझो कि नेक्स्ट क्वार्टर में आपको कंपनी लॉसेस में भी जा सकती है। ठीक है, अगर यहाँ पे इंटरेस्ट का पेमेंट, देखो डिफ़ॉल्ट करती है मतलब क्या होता है दोस्तों, नेक्स्ट क्वार्टर में, मतलब डिफ़ॉल्ट अगर किया तो टाइम टू टाइम उनका इंटरेस्ट का पेमेंट बढ़ते जाता है। ठीक है, इंटरेस्ट बढ़ता जाता है। अब यहाँ पे होगा क्या दोस्तों, नेक्स्ट क्वार्टर में आपको प्रॉबेबली यही देखने को मिलेगा कि इंटरेस्ट ज़्यादा कंपनी को भरना होगा और अल्टीमेटली आपको ये कंपनी अभी लॉस मेकिंग होते हुए दिखाई दे सकती है। ठीक है, तो डिफ़ॉल्ट का ये काफ़ी ज़्यादा रिस्क है दोस्तों। ठीक है, तो इसके वजह से इतनी बड़ी रिस्क रहती है। अभी देखो, डिफ़ॉल्ट जो रेटिंग डी का आया है तो इसका मतलब काफ़ी ज़्यादा रिस्क आने वाला है, ऐसा इन्वेस्टर्स को लगता है, और इसी के वजह से हाई सेल ऑफ अपने को देखने को मिला है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वार्टर में दोस्तों अभी यहाँ पे आप देखोगे 3 क्वार्टर से हमें प्रॉफिट्स डाउन होते हुए दिखाई दे रहे, और अब भी हो सकता है कि आने वाले क्वार्टर में आपको यहाँ पे लॉसेस भी कंपनी कर सकती है दोस्तों। सो यस, आने वाले दिन कंपनी के लिए काफ़ी ज़्यादा ख़राब आ सकते हैं। तो आपको अभी यहाँ से काफ़ी, मतलब देखो, अगर आप यहाँ पे इन्वेस्टेड रहोगे ना तो आई विल सजेस्ट यू कि देखो, शॉर्ट टर्म में तो कुछ भी हो सकता है।
शॉर्ट टर्म में आपको हाई वोलेटिलिटी देखने को मिल सकती है। हो सकता है कल के दिन शायद ये फिर से 10% या फिर 15-20% भी जा सकता है, ठीक है। शॉर्ट टर्म में कुछ भी हो सकता है, बट दोस्तों मैं आपको ये श्योरली बोल सकता हूँ कि लॉन्ग टर्म में अभी कंपनी के लिए काफ़ी ज़्यादा चैलेंजेस है। एटलीस्ट आगे का 1 साल या फिर 2 साल कंपनी के लिए काफ़ी ज़्यादा ख़राब जाने वाले हैं। तो अगर आप इसमें इन्वेस्टेड हो तो ये सब पॉइंट का ज़रूर कंसिडर करो, ये सब पॉइंट जो मैंने आपसे कहा है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है दोस्तों। एंड आई होप कि ये पॉइंट्स आप, ये जो आज आपने अगर किया होगा तो ऐसी मिस्टेक्स, आई होप कि ऐसी मिस्टेक्स आप दोबारा मत दोहराइए। वंस अगेन मैं आपको एक शॉर्ट समरी में आपको बता देता हूँ क्या पॉइंट्स है जो आपको अभी आगे से ध्यान में रखना है, ठीक है। सबसे पहले तो आपको देखो दोस्तों, अगर आपको एक अच्छे पी में अगर कोई शेयर मिल रहा है, पहली बात तो जेंसोल का ऑर्डर बुक काफ़ी स्ट्रांग है, इसमें कोई डाउट नहीं है। बट प्रॉब्लम यही है कि कंपनी का अभी आने वाले क्वार्टर्स में यहाँ पे इंटरेस्ट का पेमेंट ज़्यादा होने वाला है, तो कंपनी लॉस मेकिंग भी हो सकती है। इसी के डर के वजह से यहाँ पे अपने को लोअर सर्किट देखने को मिला है। बट मेन पॉइंट मैं आपको बताता हूँ, एक ओवरऑल समरी। आपको क्या करना है दोस्तों, पहले तो आपको ना कभी भी स्टॉक का अगर पी इंडस्ट्री पी के आसपास रहेगा तो वो अच्छा होता है। अब देखो क्योंकि ये शेयर ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा गिर चुका है, इसलिए अभी स्टॉक का पी भी अच्छा खासा आ चुका है। बट सबसे मेन चीज़ ये है दोस्तों, सबसे पहले तो आपने को देखना है, देखो मैं 2-3 पॉइंट आपको बता देता हूँ जो आपको हमेशा से ही ध्यान में रखना है। पहला तो आपको ऐसे कौन से भी कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करना है जिस कंपनी का लास्ट 3 क्वार्टर से सेल्स डाउन चल रहा हो, ठीक है। अभी ये कंपनी को आप देखो, कंटिन्यूसली 3 क्वार्टर से, कंटिन्यूसली 4 क्वार्टर से एक्चुअली डाउन, मतलब सेल में गिरावट देखने को मिल रही है। ऐसे शेयर में आपको बिल्कुल भी इन्वेस्ट नहीं करना, फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड, जहाँ पे भी ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो में हाई वोलेटिलिटी रहती है तो ऐसे शेयर के प्राइस में भी आपको वोलेटिलिटी देखने को मिलेगी। तीसरी बात, अगर शेयर का प्रॉफिट डाउन हो रहा है तो बिल्कुल भी इन्वेस्ट नहीं करना। देखो दोस्तों, सिंपल सी बात है, आपको ये बात तो आपको एकदम फिट कर देनी है आपके दिमाग में। अगर कंपनी अगर खुद प्रॉफिट मेकिंग टू धीरे धीरे अगर प्रॉफिट कम होते जा रहे कंपनी के, तो वो कंपनी आपका शेयर प्राइस कैसे बढ़ा सकता है, बिल्कुल भी नहीं हो सकता। तो आपको ये 3 पॉइंट, तो पहले तो ये 3 पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। सेल्स में अगर गिरावट होगी तो वैसे शेयर में बिल्कुल नहीं जाना है। नेट प्रॉफिट में गिरावट होगी, बिल्कुल भी नहीं जाना है, ठीक है। फिर आपको देखना है बोरोविंग्स एटलीस्ट इक्विटी फंड के इक्वल होना चाहिए, मतलब इक्विटी कैपिटल प्लस रिजर्व, ये दोनों का जितना भी टोटल होता है एटलीस्ट उतना होना चाहिए। अगर उससे कम होगा तो दैट विल बी ग्रेट, ठीक है। बस यही है दोस्तों, ये कुछ चीज़ें। और एक एक और बात, ये देखना है आपको ट्रेड रिसीवेबल। देखो इसका भी ट्रेड रिसीवेबल काफ़ी ज़्यादा है, तो ट्रेड रिसीवेबल ज़्यादा होगा तो आप समझो वहाँ पे ट्रेड रिसीवेबल मतलब क्या दोस्तों, एक्चुअली ये उधार पे सेल हुआ है वो है, ठीक है। अब आपको पता होना चाहिए, आपका खुद का बिजनेस होगा तो आपको पता है उधार में कभी भी हम सेल करते हो तो ऐसा नहीं है कि सारा का सारा पैसा हमें रिटर्न मिलता है, हो सकता है उसमें से कुछ डिफ़ॉल्ट भी हो जाता है। तो ये भी एक रिस्क रहता है, अगर इतना बड़ा पेमेंट अगर डिफ़ॉल्ट हो जाता है तो ये भी थोड़ा हल्का सा रिस्क है। तो आपको ये भी एक पॉइंट चेक करना है, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा जो मैंने पॉइंट आपको बताया। पहले तो आपको चेक करना है सेल्स में गिरावट नहीं होनी चाहिए, प्रॉफिट्स में गिरावट नहीं होनी चाहिए। फिर आपको देखना है कि जो बोरोइंग्स है वो एटलीस्ट इक्विटी फंड के इक्वल होना चाहिए, अगर उससे कम होगा तो बेस्ट है। और बाद में आपको देखना है रिसीवेबल्स कम से कम हो गए तो दैट विल बी ग्रेट, ठीक है। एटलीस्ट आपको ये पॉइंट तो देखना ही देखना है, ठीक है दोस्तों। तो बस आज के वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।